तो सबसे पहले एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं अभी तक जितना पढ़ा है। ठीक है। चैप्टर 4 स्टार्ट करा था हमने, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले मीनिंग पढ़ा था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग क्या होता है? रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल, जो भी वो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको इतना रिटर्न मिलना चाहिए। प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल मतलब शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, लेंडर्स हो सकते हैं, डेट होल्डर्स कोई भी हो सकते हैं। तो द बिजनेस एज अ कॉम्पनसेशन विद देयर कंट्रीब्यूशन टू द टोटल कैपिटल। कॉस्ट का मतलब क्या? एक्चुअल अमाउंट पेड होता है या एक्सपेक्टेड अमाउंट पेड होता है? एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड अमाउंट पेड होता है। तो इट इज नॉट द अमाउंट दैट पे एक्चुअली कंपनी एक्चुअली पेज, रेदर इट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स। किस में दिखाते हैं? परसेंटेज पर एनम में दिखाते हैं, एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं दिखाते, परसेंटेज में दिखाते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के और क्या नाम है? कट ऑफ रेट, हर्डल रेट, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। सिग्निफिकेंस, हम डिटरमाइन ही क्यों करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल? आपको फाइनेंसिंग डिसीजंस लेने में हेल्प होता है, कहाँ से आप पैसा लो, कहाँ पे इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टिंग डिसीजंस। और इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिजाइनिंग ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी, आपकी ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी की हम जो अपने जिसको भी सेल्स कर रहे हैं उसको कितने पीरियड का क्रेडिट दे सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटरमाइन करने में क्या क्या फैक्टर्स लगते हैं? आपका रिस्क एंड रिटर्न, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, इन्फ्लेशन रेट क्या है कि एटलीस्ट इन्फ्लेशन को मैच करे, इन्वेस्टर की प्रेफरेंस क्या है, एक्सचेंज रेट्स क्या है, और सप्लाई एंड डिमांड क्या है। जितनी ज्यादा सप्लाई होगी कैपिटल की उतनी उसका रेट कम हो जाएगा। बहुत ज्यादा लोग हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो आप कम रेट वाला चूज करोगे। ठीक है। फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज देखे थे। कॉस्ट ऑफ डेट स्टार्ट करा था, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं केडी। केडी की हमने सबसे पहले मीनिंग देखा। कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कैपिटल फ्रॉम इश्यूइंग डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। मतलब कि जिसपे हमें फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना होता है, दैट इज योर लोन। उसके कुछ फीचर्स देखे थे, कुछ टर्मिनोलॉजी देखी थी। सबसे पहले फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जो भी डिनोमिनेटेड वैल्यू है उस बॉन्ड या डिवेंचर की, जिसपे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, दैट इज योर फेस वैल्यू। एग्जाम्पल दे रखा है 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, तो 100 आपकी फेस वैल्यू है। ठीक है। और ये जो इंटरेस्ट है इस 100 पे कैलकुलेट हो जाएगा। अगर फेस वैल्यू ना दे रखी हो तो भी आपको इंटरेस्ट तो चाहिए केडी निकालने के लिए, तो हम फेस वैल्यू को क्या एज्यूम कर लेते हैं? 100। और अगर मार्केट प्राइस दे रखा है तो उसके नियर बाय हम एज्यूम कर सकते हैं। जैसे अगर मार्केट प्राइस 9.6 है तो आपका फेस वैल्यू 10 हो जाएगी। मार्केट प्राइस 985 है तो फेस वैल्यू 1000 मान लेंगे। इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट क्या होता है? जिसपे आप इंटरेस्ट पे करते हो। ये हमेशा किस पे अप्लाई होता है? फेस वैल्यू के पिक्चर पे। जनरली हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पर डिवेंचर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। पर डिवेंचर देखिए आपकी वैल्यूज छोटी ही आती है, ज्यादा आपको कैलकुलेशन में डिफिकल्टी नहीं होती। जैसे आपको बोला कि 1000 डिवेंचर्स इशू करे थे ऑफ 9%, और उसकी फेस वैल्यू थी ₹100। तो आप क्या लेके चलोगे? इंटरेस्ट कितना ले लोगे? 100 × 9%, ₹9। एक डिवेंचर के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लोगे। मेच्योरिटी पीरियड क्या होता है? जितने टाइम में आपका डिवेंचर या बॉन्ड जो भी है वो मेच्योर होगा। हम क्या लेते हैं? जितने भी टाइम में हमारा, जैसे अगर सपोज बॉन्ड इशू हुआ था 2018 में, फर्स्ट हम कैलकुलेट करें 2023 पे, और रिडम्पशन कब है? 2028। तो बताओ मेच्योरिटी पीरियड हम कितना लेंगे? 5 years का। 5 years का 20। पीरियड होता है जिस दिन हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। रिडम्पशन वैल्यू, जिस भी वैल्यू पे सिक्योरिटीज रिडीम हो गया, कुछ ना दे रखा तो हम किस पे मानते हैं? एट पार। 100 पे मतलब जो भी फेस वैल्यू होगी उस पे मान लेंगे। बेनिफिट ऑफ टैक्स शील्ड, टैक्स शील्ड का बेनिफिट मतलब इंटरेस्ट जो भी हम पे करते हैं डिबेंचर होल्डर्स को, वो आपकी टैक्स लायबिलिटी को सेव करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपको पीएनएल में राइट ऑफ करने के लिए मिल जाता है। तो उससे आपका टैक्स की सेविंग होती है। जैसे अगर आपको बोला कि 100 की फेस वैल्यू है और उस पर आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो? 20%। तो आप सीधा ये नहीं बोलोगे कि 20 की आपकी कॉस्ट है, उसमें से आप टैक्स लेस करोगे। अगर सपोज आपका 30% का टैक्स था, तो आप क्या बोलेंगे? 20 का अपना इंटरेस्ट है, 30% की टैक्स सेविंग होगी, तो अपनी कॉस्ट कितनी आ गई? 14 की। ठीक है। फिर टाइप्स देखे थे हमने कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। इरिडीमेबल भी हो सकता है, रिडीमेबल भी हो सकता है। इरिडीमेबल कौन से होते हैं? जिसके तो इसको लाइफ टाइम रिडीम नहीं करते, रिडम्पशन वैल्यू नहीं होती उसकी कुछ भी। तो उसके केस में आपकी कॉस्ट क्या आती है? सिर्फ हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। केडी इक्वल्स टू इंटरेस्ट, इसमें हमें टैक्स सेविंग हो जाएगी 1 - टी, और जितने भी आपके पास फंड्स आए हैं नेट प्रोसीड्स इंटू 100। फिर हमने इसकी मीनिंग्स देखे थे। केडी कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स,
आई मतलब एनुअल इंटरेस्ट रेट, फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेट प्रोसीड्स का कैलकुलेशन देखा था हमने। आपका नेट प्रोसीड्स आता है, फेस वैल्यू आपको गिवन होगी या नहीं गिवन तो 100 एज्यूम कर लोगे, उसमें प्रीमियम ऐड कर दो, डिस्काउंट लेस कर दो। एक चीज हो सकती है आप कैसे, या तो प्रीमियम होगा या डिस्काउंट होगा। और ये प्रीमियम और डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट होते हैं, आपके फेस वैल्यू पे। ठीक है। देन इसके बाद लेस करने के जो आपका अमाउंट आ जाएगा उसको हम बोलते हैं इशू प्राइस। इशू प्राइस में से आप लेस कर दो कॉस्ट ऑफ इशू या फिर फ्लोटेशन कॉस्ट, जैसे ब्रोकरेज, लीगल फीस एक्सेट्रा। ये हमेशा किस पे कैलकुलेट होती है, आपकी इशू प्राइस। ठीक है, इशू कॉस्ट इशू प्राइस पे कैलकुलेट होगी। ये आपका आ जाएगा नेट प्रोसीड्स पर डिवेंचर। ये सारी वैल्यूज आपको पर डिवेंचर वाली लेनी है। हो सकता है आपको फेस वैल्यू पर डिवेंचर दे रखी है, प्रीमियम आप उसमें ऐड कर दोगे, सपोज फेस वैल्यू 100 थी, प्रीमियम बोला 5%, तो आप प्लस 5% कर दोगे। आपने बोला आपका इशू प्राइस आ गया 105। अगर आपको इशू कॉस्ट टोटल दे रखी है, सपोज रुपीज 3000 फॉर टोटल डिवेंचर्स इशू, तो आप नंबर ऑफ डिवेंचर से डिवाइड करके पर डिवेंचर की इशू कॉस्ट निकालोगे। यहाँ पे हम पर डिवेंचर पर बॉन्ड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे होते हैं, सिंगल एक के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। इसे हम देखते हैं अगर, हाँ जी कोई बोल रहा था। दी, ये आपने इशू प्राइस के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग हुआ? कौन से ब्रैकेट में? इशू प्राइस, ये इशू प्राइस के ब्रैकेट में इफ नॉट गिवन इफ नॉट अज्यूम। गिवन एज्यूम इट इक्वल टू मार्केट प्राइस। वही अभी बता रही हूँ कि अगर आपका ओल्ड इशू होता है, मतलब आपने कभी पहले इशू कर रखा था, तो आज के दिन हम क्या लेते हैं, मार्केट प्राइस को नेट प्रोसीड्स इशू प्राइस मान के चलते हैं। न्यू इशू होता है, देखो आपकी दो चीज होती है। अगर आपने पहले से डिबेंचर्स इशू कर रखे थे, जैसे हमने एग्जांपल लिया था 2013 में इशू करे थे, अब कोर्स निकाल रहे 2018 पे, तो इसको बोलते हैं ओल्ड इशू। इसके केस में आपका इशू प्राइस इक्वल्स टू मार्केट प्राइस होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप ये देखो, अगर आज आप मार्केट में इशू करने जाओगे वही सिक्योरिटी, वही डिबेंचर या बॉन्ड को, तो क्या कोई मार्केट प्राइस से ज्यादा पे आपको परचेज करेगा? नहीं करेगा, वो कहेंगे हम ओपन मार्केट से परचेज कर लेंगे। तो इसके केस में हम इशू प्राइस इक्वल्स टू मार्केट प्राइस लेके सकते हैं। लेकिन अगर आपका न्यू इशू है, तो आप एग्जैक्टली जितने पे इशू कर रहे हो वही नेट प्रोसीड्स ले लो, मतलब कि फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, या फिर आपका डिस्काउंट है तो लेस कर दोगे। ठीक है, ये आपका इशू प्राइस हो जाएगा, इनमें से फ्लोटेशन कॉस्ट लेस कर देना। क्लियर? अच्छा, कभी कभी ना क्वेश्चन में आपको ये वर्ड लिखा मिलता है 100 बेसिस पॉइंट्स। 100 बेसिस पॉइंट्स मतलब होता है 1%। कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल कुछ नहीं, क्वेश्चन सेम ही होगा, वो बस लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। 100 बेसिस पॉइंट्स लिखा है तो मतलब 1%। राइट? ये आप अपने नोट्स में भी लिख लेना, शायद लिखा नहीं हुआ ये। 100 बेसिस पॉइंट्स इक्वल्स टू 1%। अच्छा जी, ये था आपका इरिडीमेबल डेट। फिर आपका आ गया रिडीमेबल डिवेंचर्स। रिडीमेबल मतलब जिसको हम रिडीम करेंगे, कोई ना कोई रिडम्पशन वैल्यू होगी, फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होगा। इरिडीमेबल के केस में जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, इरिडीमेबल, क्या उसमें कोई मैच्योरिटी पीरियड होता है? इरिडीमेबल, इरिडीमेबल में तो नहीं हो सकता क्योंकि रिडम्पशन तो हो ही नहीं ना। रिडीमेबल में आपका एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होगा। उसके हमने दो मेथड्स पढ़े। पहला पढ़ा था अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसमें आपका एक अप्रोक्स आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, करेक्ट आंसर नहीं आएगा, अप्रोक्स आएगा। उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है, हम कहते हैं कि आपकी इंटरेस्ट की कॉस्ट तो लगेगी, इंटरेस्ट 1 - 3 तो लगेगा ही लगेगा, प्लस आप रिडम्पशन कर रहे हो। रिडम्पशन हो सकता है आपका प्रीमियम पे हो रहा हो, कुछ भी उस टाइम पे आपकी कॉस्ट लग रही है, तो आप और क्या ऐड करते हो, रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करते हैं, एन से। एंड मेच्योरिटी पीरियड से, जितना भी आपका रिमेनिंग पीरियड है। ठीक है, और हम नीचे लेते हैं इसमें एनपी, एवरेज ऑफ एनपी एंड आरपी। क्या आ जाएगा इंटू 100, ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी केडी की। ठीक है, यहाँ पे आपका आई सेम है, इंटरेस्ट जो हम लेते थे पर डिवेंचर फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। टी आपका टैक्स रेट, किसका टैक्स रेट लेते हैं हम, कंपनी का या इन्वेस्टर का? कॉर्पोरेट मतलब कंपनी का, क्योंकि हम कॉस्ट किसके लिए निकाल रहे हैं, कंपनी के लिए। रिडम्पशन वैल्यू, अगर कुछ बता रखा है प्रीमियम डिस्काउंट तो वो ले लो, अदरवाइज इसको 100 या फिर मतलब पार वैल्यू मान के चलते हैं। ठीक है, नेट प्रोसीड्स जैसा हमने ऊपर कैलकुलेशन देखा था सेम वही है, नेट प्रोसीड्स का। ये आपका एवरेज आ जाएगा, ये आपका अमाउंट आ जाएगा केडी का। बट ये फॉर्मूला कब नहीं लगाते, अप्रोक्सीमेशन मेथड हम कब यूज नहीं करते? जब आरबी और एनपी में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो। डिफरेंस किसमें ज्यादा होता है, आरबी एंड एमपी, एनपी में
ह्यूज डिफरेंस होता है, तो हम अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज नहीं करते। ठीक है, तो तब हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? YTM या फिर प्रेजेंट वैल्यू। वाईटीएम या फिर प्रेजेंट वैल्यू मेथड इसको बोलते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, वाईटीएम इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एट विच करंट प्राइस ऑफ अ डेट, मतलब कि जो ईयर जीरो पे हमने प्राइस लिया है, इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लो, जितना भी हम अमाउंट पे करेंगे, क्या क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट, नेट ऑफ टैक्स और रिडम्पशन वैल्यू, इन दोनों की निकाल लो प्रेजेंट वैल्यू ईयर जीरो पे। जिस रेट पे ये दोनों इक्वल आ गए ना, वही आपका होता है आईआरआर, मतलब इन दोनों का डिफरेंस आपका जीरो होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, जो आपका मतलब कि अमाउंट आ रहा है डेट का, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल आउटफ्लो, जो भी आप पेमेंट करोगे, इंटरेस्ट, नेट ऑफ टैक्स और रिडम्पशन वैल्यू। तो आपके स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो कैश फ्लोज आइडेंटिफाई कर लिए। आपके कैश फ्लोज होंगे ईयर जीरो पे नेट प्रोसीड्स, फिर ईयर वन टू एन पे इंटरेस्ट वन वन माइनस टी। ठीक है, और लास्ट पे आपका क्या हो जाएगा? रिडेम्पशन वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा रिडम्पशन वैल्यू। ये आपका वन टू एन ईयर्स तक जाएगा और ये सिर्फ nth ईयर पे होगा। फिर इनका क्या करो, कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यूज। आप डिस्काउंटिंग कर लो। डिस्काउंटिंग हम किससे करते हैं, गेस करते हैं दो रेट्स, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्काउंटिंग करते हैं। ये देखा था हमने, जो डिस्काउंट रेट्स लेते हैं उनमें ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 4-5% का। ठीक है, क्योंकि आप ये चीज देखोगे, आप खुद से भी ट्राई करके देखो ना, आप जितना ज्यादा जितना गैप लेते जाओगे आपका आंसर डिफर करता जाएगा। तो अगर आपने 10% से शुरू करा है, तो आप ट्राई करो नेक्स्ट रेट 14%, 15%, बस मैक्सिमम यहाँ तक लो, इससे ज्यादा गैप मत। राइट, और इसमें आपको डिस्काउंटिंग करके ऐसा रेट लेना है कि अगर आपकी फर्स्ट में एनपीवी नेगेटिव आई है, तो नेक्स्ट में क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, फिर अपना आईआरआर कैलकुलेट कर लो। ईशा, आईआरआर का फॉर्मूला क्या था? ईशा, हेलो दी। जी जी, आईआरआर का फॉर्मूला। लोअर रेट हाँ जी, प्लस नेट प्रोसीड्स ऑफ लोअर वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर रेट। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग पता है क्या होता है, जो भी आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस क्लोज अप। प्रेजेंट ऑफ कैश इनफ्लो, दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, हम कहते हैं जीरो होना चाहिए। अगर जीरो आ ही जाता तो हमें ये फॉर्मूला ही नहीं लगाना पड़ता, है ना। तो हमें वो परसेंटेज निकालने के लिए कि किस पे ये जीरो आएगा, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो एनपीवी आ गया आपका, फिर नीचे क्या लेंगे? नेट वैल्यू लोअर रेट माइनस हायर रेट। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर रेट माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हायर रेट। इधर साइड में ब्रैकेट। इधर क्या आएगा? हायर रेट माइनस लोअर रेट। रेट माइनस लोअर रेट। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। फिर जो आपका ये रेट आ जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एडी। समझ आ गया यहाँ तक? यस इसके दी। बाद टॉपिक करा था कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। क्या होता है कन्वर्टिबल डिवेंचर्स? जो आगे जाके कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर्स में। तो आगे जाके शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो बाकी चीजें तो सेम रहेंगी आप। मैम क्या ये प्रेफरेंस शेयर में भी हो सकते हैं? रेफरेंस शेयर्स में भी हो सकते हैं, इसी में भी हो सकता है, अभी ठीक है। देखेंगे वैल्यू क्या आ रही है, हमें तो उससे मतलब है। ठीक है, ठीक है। तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो तो सेम रहेगा, इंटरेस्ट वन माइनस टी प्लस आरबी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन बाय आरबी प्लस एनपी बाय टू। अब बाकी चीजें तो हमें पता है, इंटरेस्ट तो सेम पे होगा क्योंकि रिडम्पशन तो लास्ट में हो रहा है ना, चाहे वो शेयर्स में कन्वर्ट हो चाहे वो कैश ले ले, इंटरेस्ट तो ड्यूरिंग द टेन्योर आप पे करोगे। टैक्स रेट सेम रहेगा। नेट प्रोसीड्स जो ईयर में भी बिगनिंग में आएंगे वो भी सेम रहेंगे। क्वेश्चन आता है रिडम्पशन वैल्यू कितनी होगी, कितनी लेते हैं हम रिडम्पशन वैल्यू? दो ऑप्शंस होते हैं इसमें। हाइयर ऑफ बोथ द ऑप्शंस। हो हम्म। सकता है शेयर्स की वैल्यू आपकी कम आ रही हो, तो उसमें हम ले लेंगे जितना हमको कैश मिल रहा है, हाइयर ऑफ बोथ द ऑप्शंस। क्योंकि देखो, कुछ आपके कंपल्सरी कन्वर्टेबल होते हैं, उसमें तो ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा, आपको पता है कंपल्सरी कन्वर्ट होंगे, रिडम्पशन वैल्यू वही ले लो जितनी उस टाइम मार्केट प्राइस होगा। ये दिक्कत कब आती है, जब आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कैश भी ले सकते हो और शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप देखोगे, अगर हम कैश लेते हैं तो पर डिबेंचर कितना कैश मिलेगा, अगर हम शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं तो पर शेयर का
मार्केट प्राइस क्या होगा ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन। आपको अगर करंट ईयर का मार्केट प्राइस दे रखा है तो आपको रिडम्पशन की डेट का मार्केट प्राइस निकालना पड़ता है। कल देखा था हमने, मार्केट प्राइस आपको 12 दे रखा था करंट, उस पर हमने ग्रोथ का फॉर्मूला लगा दिया था फ्यूचर वैल्यू का, 1 + R/100 इज टू पावर एन। जो भी आपका आर का वैल्यू दे रखी होगी एन की आप फ्यूचर वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। उससे नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देना। समझ आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें आप पढ़ोगे इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन। अब बॉन्ड के केस में क्या होगा? मतलब जैसे हमने में पढ़ा था वही वाला अमोर्टाइजेशन हो सकता है ना इसमें भी, क्या चीज, कौन सी वाला? कि हम जो इनकम होती है वो रिटर्न ऑफ करना, ऐसा वाला। क्योंकि इसको एक मतलब उसमें डिवाइड करके रेशियो में राइट ऑफ करना, ठीक है। तो अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड, अगर आपने बॉन्ड इशू कर रखे है तो हर साल आप कुछ ना कुछ अमाउंट अगर उसका रिडीम कर रहे हो, दैट इज योर अमोर्टाइजेशन। क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि आप nth ईयर मेच्योरिटी पे ही रिडीम करो। कई बार ऐसा नहीं होता कि हर साल आपको इतने इतने पैसे आते जाएंगे, इंटरेस्ट भी आएगा। सपोज आपने 1000 की फेस वैल्यू वाला बॉन्ड इशू करा, ठीक है, और आपका एन है 5 इयर्स। अगर वो बोल दे कि सच बॉन्ड इज रिडीम्ड इक्वली ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स, तो आप हर साल कितने का रिडम्पशन कर रहे हो? 200 का। 100 का रिडम्पशन अमाउंट ईच ईयर इक्वल्स टू 1000/5 इयर्स इक्वल्स टू 200, ठीक है। अगर हम इसमें एज्यूम करते हैं आपका इंटरेस्ट रेट था 10%, तो आपके अकॉर्डिंग कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए ईयर वन पे, कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 10% है इंटरेस्ट रेट। हाँ जी, फेस वैल्यू आपकी 1000 थी और आप हर साल रिडीम कर रहे हो 200, फर्स्ट ईयर पे इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? इंटरेस्ट 20। तो फेस वैल्यू पे ही मिलता है ना। फेस वैल्यू भी मिलता है जितने की फेस वैल्यू होंगे, तो मतलब फर्स्ट ईयर आपका इंटरेस्ट होगा 1000 इंटू 10%, ₹100। सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? 200 ऐड हो जाएगा ना जो वो हुआ है, लेस होएगा, रिडीम कर दिया आपने। लेस हो जाएगा। तो 800 पे ही लगेगा 10%। यही इंपॉर्टेंट है कि आपने 1000 में से 200 तो पे कर दिए फर्स्ट ईयर एंड पे, तो अब तो आपके 800 की फेस वैल्यू बच गई है ना। इस पे आपका 10% लगेगा, ₹800। अभी हम ये सेम क्वेश्चन करेंगे स्टडी मेट का। थर्ड ईयर में फिर से 200 रिडीम हो गया, तो अब कितना बच रहा होगा? 800 - 200, 600 बच रहा होगा, इंटू 10% कितना आ जाएगा? ₹600, एंड सो अ, ऑन। मेरे को एक डाउट है, ये जैसे रिडीम होता है तो ये हर साल रिडीम हो रहा है इसमें क्या? हाँ, वो डिपेंड होता है कि आपका बॉन्ड इशू कैसे हुआ है। उन्होंने बोला रिडम्पशन मेच्योरिटी पे होगा, तो हम जैसे आज तक पढ़ रहे थे वैसे ही करेंगे, nth ईयर पे रिडम्पशन वैल्यू को हम ले लेंगे। लेकिन इसमें अगर कंपनी ने बॉन्ड ही ऐसे इशू करा है कि हर साल हम इक्वली उसको रिडीम करते जाएंगे, तो उसके केस में हमें ऐसे करना है। तो ये जो जैसे बॉन्ड या डिबेंचर्स होते हैं इनमें रिडेम्पशन का ये मतलब होता है कि आपको इंटरेस्ट और इसका जो मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है ये भी मिलेगा साथ साथ में। तो इस केस के अंदर यहाँ पे जो ये तो इंटरेस्ट ही जा रहा है, तो प्रिंसिपल अमाउंट का वो जो फैक्टर है वो किधर गया है इसमें, जैसे रिडीम हो रहा है तो। जस्ट कैलकुलेट करें, आपका टोटल आउटफ्लो पता है कितना होगा ईयर वन? इसको हम कैसे लिखेंगे? ईयर वन पे आपने कितना रिडीम करा, रिडम्पशन वैल्यू 200, ये तो हर साल सेम आएगी आपकी, है ना, इक्वल रिडीम कर रहा हो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना आएगा आपका फर्स्ट ईयर? 100। 1000%, 800 इंटू 10%,
हमने ऊपर कितना लिख लिया था, ऊपर गलत लिख ली थी ना वैल्यूज, बताया भी नहीं आपको। 80, 600 इंटू 10%, 60, 400 इंटू 10%, 40, और 200 इंटू 10%, 20। ये आपका इंटरेस्ट पेमेंट होगी। तो टोटल कितना आप पे करोगे? टोटल कैश, 200 प्लस 100, 300, 280, 260, 240, 220, ऐसे ऐसे आपके अमाउंट आएंगे। ठीक जो है। रिडेम्पशन वैल्यू होती है, यहाँ पे वो प्रिंसिपल अमाउंट ही है जो कि अमोर्टाइज हो रहा है। मतलब हाँ, ये 5 साल के अंदर डिवाइड हो रहा है कि इतना इतना अमाउंट हर साल रिडीम हो जाएगा, मतलब रिडीम ही हो जाएगा ना। रिडीम हो जाना मतलब क्या है कि जो हमारे डिबेंचर होल्डर्स। प्रिंसिपल को वापस दे देगी। जैसे आपने एक जनरल लाइफ एग्जांपल लो, लोन लेते हैं हम, कभी अगर लोन लिया हो उस पे इंटरेस्ट लगता है ना, बैंक को हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। तो हम क्या ऐसा करते हैं कि हर साल बस इंटरेस्ट पे करते जाते हैं, पूरा लोन एक टाइम के बाद पे करते हैं? नहीं, आपकी कुछ ना कुछ ईएमआई बनती है, और ईएमआई में आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट भी होता है और इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी होता है। यस। ठीक है। अगर आपने फर्स्ट ईयर लोन लिया था 1 लाख रुपीज का, उस पे इंटरेस्ट पे कर दिया आपने, ठीक है, 10% के अकॉर्डिंग, और आपने ईएमआई थी आपकी 30,000, अगर आपका 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ईएमआई है आपकी 30,000 की, तो मतलब इसमें से आपने 10,000 तो इंटरेस्ट का पे करा, और बचा हुआ 20,000 किस चीज का पे करा? प्रिंसिपल का। याद आ रहा है, लीज में ऐसे निकालते थे हाँ जी। अमाउंट, हम्म। लीजेस थे, तो आपको लीज पेमेंट दे रखी होती थी, वही आपकी ईएमआई होती है। उसमें से अगर इंटरेस्ट का कंपोनेंट 10,000 है, मतलब 1 लाख इंटू 10%, तो बाकी 20,000 हमने किस चीज के पे करे? प्रिंसिपल रीपेमेंट के। ठीक है। वो जो टेबल बना के करते थे ना एक। जी हाँ जी, वही। तो आपका फिर प्रिंसिपल कितना बच जाएगा? 80,000। तो नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 80,000 पे। वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो इसके केस में ये तो हो गया आपका अमोर्टाइजेशन, कि हर साल आपका कुछ ना कुछ अमाउंट रीपे हो रहा है, तो आपका कैश फ्लोज कैसे आएंगे? आपको क्वेश्चन में वो क्या बोलता है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालो। प्रेजेंट वैल्यू क्यों निकालो? अगर सपोज आपको किसी ने बोला कि ना, अभी जो बॉन्ड का मार्केट प्राइस है दैट इज रुपीज 1,000, ठीक है, और आपको उसका, आपको बता दिया कि ना इसका इंटरेस्ट परसेंटेज ये है, इतने ईयर्स के लिए, ईयर्स बता दिया, फेस वैल्यू बता दिया, सब कुछ बता दिया। आपको डिसाइड करना है कि आप ये बॉन्ड जो है इसको परचेज करो या ना करो। तो आप कैसे डिसाइड करोगे? हम क्या देखते हैं, हमारी जितनी कॉस्ट लग रही है, हमारा बेनिफिट उससे ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? साथ होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए। तो हम ये देखेंगे कि अगर आज ईयर जीरो पे बॉन्ड का प्राइस है रुपीज 1,000, ठीक है, सपोज हम ईयर्स मान लेते हैं 5 ईयर्स, 1, 2, 3, 4, 5। हर साल आपको कुछ ना कुछ अमाउंट मिलेगा। जैसे हम यही सेम अमाउंट्स ले लेते हैं, आपको कितना कितना मिल रहा था? 300, 280, 260, 240 और 220, ये अमाउंट्स आपको मिल रहे थे। आपने देखा कि हम आज 1,000 रुपये लगा रहे हैं, और उसके बदले हमें हर साल ये अमाउंट्स मिलेंगे। ठीक है। तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब थोड़ा सा बताओ, प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट लगा के कैसे होना चाहिए? यहाँ पे इसका डिस्काउंट कर देंगे। हाँ, हम इनको कर लेंगे डिस्काउंट। हम देखेंगे इनकी आज की वैल्यू कितनी है, क्योंकि बाकी तो जो हमें पैसा मिल रहा होगा वो तो टाइम वैल्यू का मिल रहा होगा ना। इन सब की हम ईयर जीरो की वैल्यू निकाल लेंगे कि आज अगर हमें ये पैसे मिले होते तो उसकी वैल्यू कितनी होती। अगर सपोज इन सब की आज की प्रेजेंट वैल्यू, मतलब डिस्काउंट करने के बाद वैल्यू आ रही है रुपीज 990, मतलब बॉन्ड आपको मिल रहा है रुपीज 1,000 का, ठीक है,
अगर आज आप मार्केट में परचेज करो, और जिससे उससे जितने आपको बेनिफिट्स आ रहे हैं, उनकी आज की वैल्यू है 990। तो आप बताओ, आपके अकॉर्डिंग आपको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। 1000 रुपए देके आपको 990 की वैल्यू मिल रही है, क्योंकि आप ऐसे नहीं इनको टोटल करके नहीं देख सकते, बाकी अमाउंट तो आपको किसका मिल रहा होगा? इंटरेस्ट का। वो तो आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं आपको मिलता। तो आपको देखना है प्रेजेंट वैल्यू से कंपेयर करके, अगर यही प्रेजेंट वैल्यू आती 1050, तो क्या आपको लेना चाहिए था? लेना चाहिए था। आपको आज मिल रहा है 1000 पे, और आपको उससे वैल्यू मिल रही है 1050 की। ठीक है। तो हम अगर जो फर्स्ट कंसेप्ट था जिसमें आपका प्राइस था 990, इसके केस में हम बोलते हैं बॉन्ड इज ओवर प्राइस्ड। मतलब जितनी उसकी वर्थ है ना, उससे ज्यादा पे वो मार्केट में बिक रहा है। ठीक है। और इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? अंडर प्राइस्ड। अंडर प्राइस। अंडर प्राइस बोलेंगे क्योंकि उसकी वर्थ 1050 की, हमें बेनिफिट्स 1050 के मिलेंगे, लेकिन हमें पे कितना करना पड़ रहा है? सिर्फ 1000। सो इट इज एन अंडर प्राइस। समझे? आपके दो कंसेप्ट लगे इसमें। एक तो आपका बॉन्ड ओवर द लाइफ मेच्योर मोटाइज हो रहा है, कि हर साल आपका कुछ ना कुछ रिडम्पशन हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद आपको निकालना है कि आज के दिन उसकी वैल्यू कितनी है, कि हमें उस अगर क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि हमें वो परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप इसको प्रैक्टिकली लेके देखो। यस, ये जब कोई आपसे पूछेगा कि आपको मेरे को ये बॉन्ड परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है, तो आप देखोगे कि आपको उस बॉन्ड से क्या क्या रिटर्न्स मिल रहे हैं। बॉन्ड से बेंचेस इनके तो कंफर्म रिटर्न होते हैं कि ये मिलेंगे, इंटरेस्ट मिलना है या रिडम्पशन वैल्यू पता ही होती है। आप उसको आज के दिन डिस्काउंट कर लो, जो भी उसका एक्सपेक्टेड डिस्काउंट रेट होगा उससे डिस्काउंट कर लो। डिस्काउंटिंग आपको आएगी, तो आप देखोगे अच्छा अगर इसका मार्केट प्राइस 1050 आ रहा है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू 1050 आ रही है, तो आप कहोगे खरीद लो। 1000 में मिल रहा है आपको, तो 1050 का बेनिफिट हो जाएगा, तो आप उसको परचेज कर लो। अगर वो आ रहा है 990, तो आप कहोगे नहीं नहीं अभी तो महंगा है, वेट करो, हो सकता है मार्केट प्राइस 990 से जब कम आए तब आप परचेज कर। ठीक है। इसमें फॉर्मूला वही लगेगा ना कि पीवी इक्वल्स टू एफ वी डिवाइडेड बाय 1 + आर डिवाइडेड बाय 100। नहीं नहीं, फिर वो डिवाइड में चल जाएगा ना ऐसे होके, क्योंकि पीवी यही निकालते हैं ना। बट अभी जैसे डिस्काउंट करने का भी यही मतलब है, और एक चीज होती है कि 1 डिवाइडेड बाय 1 + आर डिवाइडेड बाय 100, वो हम करते थे ना टेबल बना के, कल जो कर किया था। वो भी डिस्काउंटिंग थी और ये भी डिस्काउंटिंग है, पर इसमें फर्क ये है कि इसमें पीवी और एफवी का केस है, इसलिए हम इस तरह से डिस्काउंटिंग करते हैं फॉर्मूला लगा के। दोबारा बोलो, टेबल वाला क्या? जैसे मैं बताती हूँ कि पेज नंबर मैं बताती हूँ। हम्म। मॉड्यूल के जो पेज नंबर 4.11 है, 1.1। हम्म। इसमें हमने जो डिस्काउंटिंग की थी ना कल, हाँ। मतलब कि डिस्काउंट फैक्टर लगा के हम करते हैं। हम्म। तो इसके अंदर हमने जैसे 1 डिवाइडेड बाय वो करके कर रहे थे ना, इंटू इक्वल टू करके, है ना। तो उस केस के अंदर पीवी और एफवी का केस नहीं होता है, तो डिस्काउंटिंग इस तरह से करते हैं, है ना। आप मुझे सही कर देना। और साथ में अभी पीवी और एफवी का केस था, इसीलिए हम उस फॉर्मूला को लगा के कर रहे हैं, डिस्काउंटिंग ही कर रहे हैं, है ना। में ये वैल्यूज आई है, ये उसी फॉर्मूला से ही आई है। देखो कैसे, आप फ्यूचर वैल्यू निकाल लो। आपको फ्यूचर की वैल्यू निकालनी है, मतलब अगर आपको ईयर जीरो की वैल्यू पता है, यहाँ ईयर जीरो की वैल्यू आपको पता है, और आपको फिफ्थ ईयर की वैल्यू निकालनी है, दिस इज योर कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मतलब वो चीज बढ़ती जा रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ते हो ना। और अगर आपको ईयर 5 से ईयर जीरो पे आना है, दिस इज डिस्काउंटिंग। ठीक है। तो आपका फॉर्मूला यही होता है। आपको अगर फ्यूचर वैल्यू दे रहे निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू पता है, तो आप ऐसे निकाल लोगे। ठीक है। अगर आपको पहला केस मैंने बोला था कि प्रेजेंट वैल्यू पता है, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, तो आप नॉर्मली पुट कर दोगे। दूसरा केस मानते हैं आपको फ्यूचर वैल्यू पता है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला सेम ही लिख रही हूँ मैं, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + R/100 इक्वल्स टू पावर n। अब आपको ये वैल्यू नहीं पता, ये निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू जो हमें जनरली क्वेश्चंस में निकालनी होती है, तो आप क्या करोगे?
फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू, और ये आपका अमाउंट चला जाएगा डिवाइड, जो ये वाला अमाउंट था ना 1 + r/100 इज टू पावर, इधर जाके divide आ जाएगा। ये तो पता है, ये पता है, बस मेरे को ये था कि डिस्काउंटिंग दोनों दोनों मतलब केसेस में अलग तरीके से हो रही है ना। तरीका है। बस इस केस में यहाँ पे हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो डिस्काउंट हो रहा है, हम इधर से हम्म, इधर जा रहे हैं, दिस इज योर डिस्काउंटिंग। ठीक है। ठीक या है। तो आप इसमें कर लोगे 1 + r/100 पावर एन, और इसकी वैल्यूज आपको कई बार गिवन होती है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू 1 × 1 + r/100 पावर। जो आपको प्रेजेंट वैल्यूज निकाल के दे रखी होती है ना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, वो ये होता है, दिस इज योर ओके। हाँ, प्रेजेंट। बस यही पूछ रही थी मैं। ठीक है। ठीक एक बार ये चीज ना जो आपने नोट्स में लिखो, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ऊपर हेडिंग बनाओ इंपॉर्टेंट नोट। क्या लिखो? फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r/100 इज टू पावर n। फिर एक ऐसे डायग्राम बना लो। ईयर 0 और ईयर 5। अगर हम ईयर 0 से ईयर 5 पे जा रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको? कंपाउंडिंग या डिस्काउंटिंग? इसको कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग। और ईयर 5 से ईयर 0 पे जा रहे हैं तो डिस्काउंटिंग। डिस्काउंट। अब इसमें आप देखो, अगर ईयर 0 पे हम ईयर 5 की वैल्यू निकाल रहे हैं, कंपाउंड, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू। ईशा, हो ना मीटिंग में? यस जी। ठीक है, नोट करा है स्टार्टिंग से आपने, इंपॉर्टेंट नोट से? जी हाँ जी, कर रही हूँ। तो अगर हम ईयर 0 पे ईयर 5 की वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब कंपाउंडिंग, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू। यहाँ पे लिखो। अगर हम ईयर 0 पे फ्यूचर में मिलने वाले अमाउंट्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, मीन्स और कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू।
as we know, future value equals to present value 1 plus r by 100 is to power n, or present value equals to future value divided by 1 plus r by 100 is to power n, or present value equals to future value into 1 by 1 plus r by 100 is to power n. और ये अमाउंट होता है आपका प्रेजेंट वैल्यू वेक्टर। इसको हम ईवी एफ, समझ गए? क्लियर हो गया? क्योंकि ये कंसेप्ट शुरू में बनना बहुत जरूरी है। आगे आपका डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग तो आता रहेगा क्वेश्चंस में। आपको आगे आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। सपोज आपको किसी में इन्वेस्ट करना है, रिटर्न देखो आज के दिन उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर लो, आप देखोगे उससे आपको कितने कितने रिटर्न्स मिलेंगे, तो आज उसमें इन्वेस्ट करना वर्दी है या नहीं है। सेम वही चीज लगे जो हम बॉन्ड्स में देख रहे हैं कि आपको उसमें क्या क्या इंटरेस्ट क्या क्या रिडम्पशन वैल्यू आएगी, तो आज उसमें इन्वेस्ट करेगा हाँ करे। ठीक है, वही चीज है। हो गया पूरा नोट? ईशा हर्षिता हो गया आपका नोट? आपका हो गया पूरा? ओके यस वाला मैम। पिछली वाली बार ना जो हमें 10% इंटरेस्ट निकाला था, उससे 99.70 डालो, फिर 9.78। अच्छा, ओके, ठीक है। अब इसको देखो, आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है। बिल्कुल सिंपल है, जो अभी हमने स्टेप्स पढ़े हैं। रीड करते हैं। A bond may be amortized every year. That is, principal is repaid every year rather than at maturity. In such a situation, the principal will go down with annual payments and trust will be compounded at the outstanding amount. The cash flows of bonds will be uneven. ये आपको अपनी नोटबुक में लिखवाती हूँ मैं स्टेप्स, क्योंकि ना स्टडी मेट में अच्छे से स्टेप्स नहीं लिखे हुए। नोटबुक में हेडिंग बना लो, अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड पब्लिक कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ। सबसे पहले आपका आता है मीनिंग, होता क्या है इसका? अब मीनिंग amortized every year, that is principal is repaid every year rather than at maturity. So underline कर लो, principal is repaid every year. In such a situation, principal will go down with annual payments and interest will be calculated
आउटस्टैंडिंग अमाउंट। द कैश फ्लोज ऑफ बॉन्ड्स विल बी अनइवन। कैश फ्लोज आपके अनइवन आ रहे थे ना, फर्स्ट ईयर में 300 आया था, फिर 280, वैसे वैसे द कैश फ्लो ऑफ बॉन्ड्स विल बी अनइवन। तो क्या इसमें वो एन्युटी लगा सकते हैं, जिससे कल हमने 5 इयर्स का टोटल निकाल लिया था प्रेजेंट वैल्यू का? नहीं लगा सकते हो तो कॉमन अमाउंट पे निकल सकता है ना। सेम इंटरेस्ट था 6.5, पैसे तो अलग अलग है, तो आपको हर साल की अलग अलग डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ऊपर वाली एक लाइन दिखाना, हाँ बोलो। वो देखना था, नोट करें। अब लिखो स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चंस और स्टेप्स टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। लास्ट वाली पर्पल लाइन भी दिखा दो। स्टेप वन, सबसे पहले हमें हर साल का पता होना चाहिए कितना कैश फ्लो आएगा। फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, प्रेजेंट वैल्यू को मार्केट प्राइस से कंपेयर कर लो, अंडर प्राइस या ओवर प्राइस आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेप्स हमने करे थे। कैलकुलेट। अब यहाँ पे ना इनकम लिखेंगे, इनकम टू बी रिसीव्ड, क्योंकि ये चीज कौन डिसाइड करेगा? इन्वेस्टर डिसाइड करेगा ना कि मैं इन्वेस्ट करूं या ना करूं मार्केट प्राइस से, तो हम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही है। कैलकुलेट इनकम टू बी रिसीव्ड ईच ईयर। हम वैसे वो लोग डिसाइड कर सकते हैं, जो कंपनी होगी कोई डिसाइड करेगा कितना देगा। नहीं नहीं, जो बॉन्ड इशू होता है ना, वो तो उसके साथ टर्म्स लिख के कर चुके हैं। अगर मार्केट में आपका बॉन्ड सर्कुलेट हो रहा है, तो उन्होंने जब एक्चुअल इशू करा होगा, फर्स्ट टाइम इशू करा होगा, तो उन्होंने तो अपनी टर्म्स बता दी होंगी, इतना इंटरेस्ट देंगे, इतने पे रीपे करेंगे, वो अब चेंज थोड़ी करेंगे। इन्वेस्टर आज डिसाइड करेगा कि मुझे ये परचेज करना है या नहीं करना। ठीक है, तो इनकम में आपका क्या क्या आएगा? दैट इज प्रिंसिपल रीपेमेंट प्लस इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। फिर इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज डिस्काउंटेड वैल्यू ईच ईयर्स इनकम। अब आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, इसको मार्केट प्राइस से कंपेयर कर लो। इफ प्रेजेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस। बताओ, अगर प्रेजेंट वैल्यू मार्केट प्राइस से ज्यादा है तो अंडर प्राइस है या ओवर प्राइस है? ओवर प्राइस्ड। मार्क प्रेजेंट वैल्यू मतलब कि हमने जो ये निकाली है डिस्काउंटेड वैल्यू, वो मार्केट प्राइस से ज्यादा है। तो अंडर प्राइस हुआ। यहाँ पे लिख लो प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटेड अमाउंट ऑफ कैश फ्लोस, डिस्काउंटेड अमाउंट ऑफ कैश फ्लोस ज्यादा है मार्केट प्राइस से, हमें ज्यादा वर्थ मिल रही है, मार्केट प्राइस कम है। तो इसके केस में हम क्या बोलेंगे? हेयर बॉन्ड इज अंडर प्राइस्ड, इन्वेस्टर मस्ट बाय इट। आप जब भी चैप्टर पढ़ो, कोई भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ते हो ना, अपने को फाइनेंशियल एडवाइजर मान के चला करो कि आपका पास क्लाइंट आया है और आपको उसको कैसे डील करना है, उसको क्या एडवाइस देनी है। ठीक है, एंड इन्वेस्टर मस्ट बाय इट।
प्रेजेंट वैल्यू इज लेस देन मार्केट प्राइस, या बॉन्ड इज ओवर प्राइस्ड, मतलब आपको वर्थ कम मिल रही है, मार्केट प्राइस ज्यादा है, एंड इन्वेस्टर मस्ट नॉट बाय इट। समझ आ गया? अब इसका करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन वाली नोटबुक में कर लेना, इलस्ट्रेशन नंबर है इसका फिफ्थ, इलस्ट्रेशन नंबर फिफ्थ। RBML is proposing to sell a 5-year loan of rupees 5,000 at 8% rate of interest per annum. The bond amount will be amortized equally over its life. Calculate the bond's present value for an investor if he expects a minimum rate of return 6%. आपको क्या निकालना है? हर साल के कैश फ्लोज निकालने हैं, मतलब इक्वली अमोर्टाइज हो रहे हैं तो हर साल कितना कितना रीपे कर रहे हो? 1000। बताओ अर्षिता। 5,000 डिवाइडेड बाय 5, 1,000। हाँ 1000 आ जाएगा। 1000 का प्रिंसिपल रीपे कर रहे हो और उस पर आपका 8% का इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो। टोटल कैश फ्लोस निकाल लेंगे, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू किस पे निकाल लेंगे? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से, 6% से। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे और आपकी क्या आ जाएगी, आप देख लोगे जो प्राइस आ रहा है मार्केट प्राइस से कंपेयर करोगे, अगर वो कम है, प्रेजेंट वैल्यू कम है तो ओवर प्राइस है, प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है तो अंडर प्राइस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कैश फ्लोस। नंबर स्टेप वन होता है आपका, स्टेप वन पढ़ो। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? इनकम टू बी रिसीव ईच ईयर। कैलकुलेशन ऑफ इनकम, यहाँ पे ना इनकम की जगह वर्ड लिखो कैश फ्लोस, पर भी इनकम की जगह वर्ड कर दो कैश फ्लोस। आ जाओ ईयर, रिडम्पशन वैल्यू, प्रिंसिपल रिडीम्ड, इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट, टोटल कैश। 1 2 3 4 5, हर साल प्रिंसिपल रिडीम हो रहा है आपका 1000 का, 5000 डिवाइडेड बाय 5 years, फर्स्ट रुपीज 1000। हर साल आप 1000 पे करता हूँ। इंटरेस्ट का रेट क्या था आपका? 8%। 6%। तो फर्स्ट ईयर आपका कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 5000 पे 8%। 6% है। मतलब हमारे मॉड्यूल। आपका इंटरेस्ट रेट देखो, फर्स्ट लाइन में क्या बोला है? सेल अ 5 year बॉन्ड ऑफ 5000 एट 8% इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट आपको 8% से मिलेगा।
जो एक्सपेक्टेड रेट होता है ना उससे आपको डिस्काउंट करना होता है, जो हम डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करते हैं ना वो 6% से करें। कंपनी तो इंटरेस्ट दे रही है 8% से, ठीक है, लेकिन एक्सपेक्ट जो उसकी एक्सपेक्टेशन है वो कितनी है, 6%, तो हम डिस्काउंटिंग 6% से करेंगे। तो ये चेंज हो जाता है क्या, अगर पहले कंपनी बोलती है कि 8% देंगे, है ना, बट टाइम के साथ। तो एक्चुअल अमाउंट है, 8% तो आपको एक्चुअल इंटरेस्ट मिल रहा है ना, वो तो एक्चुअल परसेंटेज है, वो तो आपका इंटरेस्ट जितना मिल रहा है वो है, एक्सपेक्टेशन 6% है। रिटर्न की बोल रहे हैं वो, हाँ कि जो कितना। डिस्काउंट करनी है वो 6%, ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर जाएगा 5,000 इंटू 8%, कितना आ गया, 5,000 इंटू 8%, 400। 400। फिर उसके बाद 1,000 तो रीपे हो गया था आपका, तो कितना बचा, 4,000। 4,000 इंटू 8% कितना, 320। 3,000 इंटू 8%, 240। 2,000 इंटू 8%, 160। 1,000 इंटू परसेंट, आपका सब रुपीज में है। तो टोटल कैश फ्लोज आपके कितने हो गए, ये आपको ए ले लो, प्रिंसिपल को, इंटरेस्ट को बी ले लो, ये आपका ए प्लस बी आ गया, कितना आ गया, 1,400, 1,320, 1,240, 1,160, 1,087। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। हमने बस ये निकाला है कि हमें हर साल कितने कितने पैसे मिल रहे हैं। 1,000, 1,000 तो आपका प्रिंसिपल रीपे हो रहा है और उस पर आपने इंटरेस्ट निकाल लिया। फिर इसकी निकाल लो आप, सेकेंड स्टेप करो, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू दैट इज डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ ईच ईयर्स इनकम, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच ईयर्स इनकम, इनकम या कैश फ्लो, ठीक है। देखो पता है ये हम ना इसके आगे भी कर सकते थे, आगे भी कॉलम बना ले, टोटल कैश फ्लो के आगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स लिख ले और फिर अमाउंट्स निकाल ले, अगर, हाँ, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। वो तो इसलिए है कि आपके स्पेस ना हो तो आप ऐसे कर, 1, 2, 3, 5 कैश फ्लोज रख लो आपने। और कहीं वो ना गड़बड़ी, जब दोबारा लिखेंगे ना सीएफ वगैरह जब मल्टीप्लाई करते हो उसमें जरूर गड़बड़ हो जाती है, हाँ वही ना, तो इसलिए बेटर है कि आप एक बार दोबारा अलग से ही लिख लो, तो पता लगे आपको करना टोटल से, तो आपने गलती से सिर्फ प्रिंसिपल रीपेड से मल्टीप्लाई कर दिया या इंटरेस्ट से कर दिया, तो इसलिए अलग ही लिख लो, 1,240, 1,160, 1,080, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स निकालो, @6%, कितना आ रहा है फर्स्ट ईयर का, 0.943, पॉइंट 0.3 तक ही लो, ऊपर वाला थी इधर गया तो देखते हैं, 0.339, 0.792, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने अगर वो तो कर करे कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है, फर्स्ट ईयर की 1,400 इंटू 0.943, 1,320, 1,320 इंटू 0.889, 1,173.48, 1,240 इंटू 0.839, 1,040.36, 6.76, बताओ टोटल कितना है। अगर आपको इन सब का टोटल करना है तो आप लोग कैसे करते हो। जो प्रेजेंट वैल्यू का टोटल बोल रहे हो।
जैसे जो इंडिविजुअल निकाल थी ना कि वाला तो उसके साथ साथ एम प्लस करके। हाँ, साथ साथ एम प्लस करके, या फिर लास्ट में जीटी का ऑप्शन है तो जीटी प्लस करके। तो कितना आया? है ना, कितना आ रहा है टोटल? ये मैंने यहाँ पे अलग किया था ना। अच्छा, ईशा आपका कितना आ रहा है टोटल? ईशा, हाँ जी। आप क्या सो रहे हो? नहीं नहीं, सो तो नहीं रही हो। कितनी वैल्यू आ रही है आपकी टोटल? 5259.52। 5259.52। 52। यही आ रही है सबकी? दी हाँ जी। दी जैसे हम लिख रहे थे कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच ईयर, इनकम लिखा ना आपने, यहाँ पे कैश फ्लो लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे इनकम ही आएगा। हाँ, कैश फ्लो लिख सकते हो, यहाँ पे कैश फ्लो लिख लो। कैश फ्लो वर्ड ज्यादा रेलिवेंट है, रीजन बीइंग जो आपको प्रिंसिपल रीपे हो रहा है वो आपकी इनकम थोड़ी है, वो तो आपका ही अमाउंट है ना। इनकम तो इंटरेस्ट है, तो आप कैश फ्लो लिखो। हाँ जी। अब जैसे आपका स्टडी में आंसर आ रहा है 5262.62, तो 2-3 रुपए का फर्क चलता है, वो राउंडिंग ऑफ डिफरेंस है। हमारा आ रहा है 5259, उनका आ रहा है 5262। 3 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, कोई बात नहीं। दी जैसे हमने इसमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 6% लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था है ना 6%। मतलब ऐसे हर क्वेश्चन में गिवन होएगा या कैसे होएगा? गिवन, हर क्वेश्चन में गिवन। अच्छा, बॉन्ड्स वाले क्वेश्चन में गिवन होएगा हमें। और ये जो आप ये टोटल्स कर रहे हो ना, इसका शॉर्टकट अगर आप लोगों को अभी तक ना पता हो तो कैसे होता है। ये कैश फ्लोज है, ये आपके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, ठीक है। आपने 1400 इंटू 0.943 करा इक्वल, फिर कुछ और प्रेस नहीं करना आपको, उसके बाद 1320 इंटू 0.889 इक्वल। ये मैं कैशियो के कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ऐसे आप सबको करके मल्टीप्लाई इक्वल इक्वल करते जाओ, लास्ट में जीटी प्रेस कर दो, टोटल आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपका नॉर्मल दूसरे वाला कैलकुलेटर है जिसमें ये ऑप्शन ना हो, तो 1400 इंटू 0.943 करो, इक्वल करके एम प्लस कर दो। ऐसे ऐसे सब करके एम प्लस करके लास्ट में अपना अमाउंट ले लो, रिकॉल करके। ठीक हाँ है, जी। क्वेश्चन बेसिक ही था। अब इसमें ना, और जरूरी नहीं है आपको ये प्रेजेंट वैल्यू जो हमने निकाली है, हो सकता था कि आपका हर साल रीपे ना हो रहा होता, सिर्फ रिडम्पशन पे रीपे हो रहा होता, तो भी आप प्रेजेंट वैल्यू तो निकाल नहीं सकते थे। अगर आपको ऐसा ना बोला होता कि हर साल कुछ अमाउंट रीपे हो रहा है, सीधा बोला कि आपका 5 इयर्स बाद ही अमाउंट रीपे होगा 5000 का, और हर साल बस आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा, तो आपका इंटरेस्ट 5000 पे कैलकुलेट होगा, सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आएगा हर साल। अभी ये बताते हुए लिखना मत, सिर्फ एक्स्ट्रा के लिए, अगर आपका अमाउंट रीपे नहीं हो रहा होता तो आपका ईयर 1 to 5 तक इंटरेस्ट मिलता। कॉमन ले लेते ना, जैसे 6.5 में किया था। 5000 इंटू 8%, 400 का इंटरेस्ट मिलता। और फिफ्थ ईयर में आपकी रिडम्पशन वैल्यू होती, ये आपका इंटरेस्ट है, रिडम्पशन वैल्यू होती है आपकी 5000। डिस्काउंट कर देते हैं हम इसको, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट कितना, 6%। निकाल लो कितना आ रहा है, टोटल ले लो 1 to 5 का। ईशा, ये आप निकाल के बताऊंगे कितना आ रहा है 5 इयर्स का एन्युटी फैक्टर 6% के अकॉर्डिंग। 5 इयर्स का एन्युटी फैक्टर मतलब प्रेजेंट वैल्यूज का टोटल एट द रेट 6%। 4 ईशा, कितना आया? 3.65। कितना?
3.465। नहीं। डी मेरा 4.2123 आ रहा है। हाँ ठीक है हर्षिता। ईशा कैसे निकालना है, आप करो 1 डिवाइडेड बाय 1.06। पहले देख लेना कैलकुलेटर पे ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सिर्फ जीरो लिखा होना चाहिए। एम लिखा आ रहा है तो उसको क्लियर करो, एमआरसी करके क्लियर कर लो। ठीक है, फिर करो 1 डिवाइडेड बाय 1.06 इक्वल मेमोरी प्लस, फिर इक्वल मेमोरी प्लस, ऐसे 5 बार करना है आपको। उसके बाद आपका मेमोरी रीकॉल, एमआरसी। 4.212। हाँ जी, आ गया ना खुद से। वो ये मेरी पता क्या गलती हो जाती है, मैं ना जब 5th ईयर का करती हूँ वो मैं एम प्लस प्रेस करना भूल जाती हूँ, सीधा MRC कर देती हूँ, तो फिर वो एक प्लस नहीं होता। नहीं, हाँ फिफ्थ ईयर वाला वो याद रखना है ना, ये देखो छोटी सी गलती है, आप प्रोसीजर आता है फिर भी गलत हो रहा है। प्रोसीजर सेम था बट वो एम प्लस रह जाता है 5th पे ना, सीधा MRC कर देती हूँ इक्वल टू। ठीक है, फिफ्थ ईयर का कितना था आपका? 0.747। ये मल्टीप्लाई कर लोगे आप अपना, 1684.8, और सेकेंड आया 3735, दोनों का टोटल 5419.8। ये होता अगर आपका रिडम्पशन कब हो रहा है, सीधा लास्ट में हो रहा होता था। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, क्वेश्चन में पूछा नहीं है। अगर क्वेश्चन कह दे कि रिडम्पशन लास्ट में हो रहा है, प्रेजेंट वैल्यू, तो आप तब भी निकाल सकते हो। तब आप इससे कंपेयर कर लेते मार्केट प्राइस को, लेकिन अभी किससे करोगे, 5259.52 से। ठीक है, समझ आ गया ये। तो आपका बॉन्ड वाला टॉपिक यहीं तक था। बॉन्ड्स में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। इजी था, डेट वाला, बॉन्ड्स डिबेंचर्स जो भी डेट से रिलेटेड हमने पढ़ा। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। ये तो आपको इतना सिंपल लगेगा, ऐसा लगेगा कि सारे बड़ी हुई चीजें रिपीट कर रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए हम यूज करते हैं KP। कॉस्ट ऑफ डेट के लिए क्या यूज करते थे, AD। KD। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए KP। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती क्या है, हर्षिता आप बताओ। जिनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है इक्विटी शेयर वालों को, और उनको ही पहले डिविडेंड दिया जाता है। और साथ में, हाँ, प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाता है पहले ही। जैसे EAE में भी निकालते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने से पहले पहले उनको निकल जाता है कि उनको प्रेफरेंस मिलती प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर देते हैं, फिर जो बचता है वो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स होता है। कनक ये बताओ, जो डिविडेंड हम पे करते हैं क्या उसमें हमें टैक्स सेविंग होती है? इसमें नहीं होती, प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में होती है, डिविडेंड में तो होती ही नहीं। डिबेंचर्स पे टैक्स देखने से कुछ नहीं। हाँ, हमने अपनी जब इनकम स्टेटमेंट सीखी थी तो हमने क्या बोला था, EBIT लेस इंटरेस्ट, EBT लेस टैक्स, EAT। तो आपका टैक्स तो पहले लेस हो चुका ना, प्रेफरेंस डिविडेंड तो हम इसके बाद लेस करते हैं, तो इस पे तो आपकी कोई टैक्स सेविंग्स होगी नहीं। पहले पहले होता था ना इस पे DDT, और वो हाँ, अब हट गया है। बहुत हम्म। बुरा acceptable। ठीक है, तो आपका प्रेफरेंस डिविडेंड पे तो कोई भी टैक्स सेविंग्स नहीं होती। बस इतना डिफरेंस है डेट और इसमें, बाकी सारा सेम है। प्रेफरेंस शेयर्स, डेट के कितने टाइप्स होते थे आपके? 2 टाइप्स। 2 टाइप्स, नहीं नहीं, वो तो काइंड ऑफ इरिडीमेबल और रिडीमेबल। इरिडीमेबल, रिडीमेबल, इसके भी दोनों टाइप्स होते हैं। ठीक है, इरिडीमेबल में कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता था, इंटरेस्ट I/1 - T/100 डिवाइडेड बाय NP इंटू 100। और रिडीमेबल में दो पार्ट्स होते हैं, अप्रोक्सीमेशन में। अभी रिडीमेबल पे रहो। तो इसके केस में KP क्या होना चाहिए, क्या हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या पे करते हैं, डिविडेंड पे करते हैं रेफरेंस। क्या उसमें इंटरेस्ट की सेविंग्स, टैक्स की सेविंग्स होती है?
नहीं होती, तो वो तो करेंगे नहीं। डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100, बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पे हम इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स पे करते थे, यहाँ पे हम प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे, कोई टैक्स सेविंग्स नहीं होगी। फिर आपका रिडीमेबल हो गया। रिडीमेबल के हमने दो टाइप्स पढ़े थे, कौन से मेथड्स? अप्रोक्सीमेशन एंड वाईटीएम। अप्रोक्सीमेशन एंड वाईटीएम, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला क्या था केडी के केस में? I1 - T प्लस में आरपी माइनस एनपी NP डिवाइडेड बाय N अपॉन एवरेज ऑफ RV एंड NP। ठीक है। यस। तो आपके अकॉर्डिंग ईशा आप बताओ, प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होना चाहिए, केपी क्या होना चाहिए इसी मेथड में? जहाँ पे हमने नेट ऑफ टैक्स लिखा है यहाँ पे हम फिर प्रेफरेंस डिविडेंड लिख देंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड, और बाकी तो सेम ही रहेगा आई थिंक सो। कहाँ से सेम रहेगा? इंटरेस्ट वन माइनस टी की जगह प्रेफरेंस डिविडेंड लिख देंगे, बाकी रिडम्पशन वैल्यू माइनस एन राइट। बाय एन इंटू सही 100। है फिर। हाँ जी, वाह। सेम रहेगा। बस हर जगह जहां पे भी आप इंटरेस्ट वन माइनस टी लिखते थे ना, उसकी जगह आप प्रेफरेंस डिविडेंड लिखते हैं। ठीक है, ये आपका डिफरेंस होता है। रीड कर लो। The preference shareholders are paid dividend at a fixed rate on face value of preference shareholders। इसको मार्क कराती हूँ आपको स्टडी में। पहले तो एक चीज करनी है आप लोगों को, हाँ, अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड वाले में ना पेज नंबर डाल लो नोटबुक पे, जहाँ पे इसका टॉपिक लिखा है आपने, डाल दिया? ठीक है। उसके बाद आ जाओ प्रेफरेंस शेयर्स पे। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। The preference shareholders are paid dividend at a specified rate on face value of preference shareholders। Preference payment of dividend to preference shareholders are not mandatory but are given priority over the equity shareholders। ठीक है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस shareholders प्रायोरिटी ओवर द इक्विटी shareholders। The payment of dividend to preference shareholders are not charged as expense। Payment of dividend are not charged as spend but treated as an appropriation of after tax profit। Hence, dividend paid to preference shareholders does not reduce the tax liability of the company। Like the debentures, preference share capital can also be categorized as redeemable and irredeemable। दो types की होती है। Cost of irredeemable preference shares। The cost of irredeemable preference shareholders is similar to calculation of perpetuity। The cost of preference share capital is calculated by dividing the preference dividend with current market price or net proceeds from issue। The cost of irredeemable preference shares can be calculated as follows। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ पे आप लिख लो साइड में, एपी इक्वल्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। Here preference dividend equals to face value per share into percentage of dividend। NP same calculation as ventures। क्या होता था आपका एनपी का फॉर्मूला? एनपी कैसे कैलकुलेट करते थे आप? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट इज इक्वल्स टू नेट प्रोसीड्स। हाँ जी, और ऑल इशू होगा तो हम मार्केट प्राइस को इशू प्राइस मान देते हैं। आपको फेस वैल्यू में प्रीमियम डिस्काउंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना फिर। ठीक है, ये आपको वही चीज दे रखे हैं। नेट प्रोसीड्स मींस इशू प्राइस प्लस इशू एक्सपेंसिव ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट। इफ इशू प्राइस इज नॉट गिवन then स्टूडेंट्स कैन assume it equal to करंट मार्केट प्राइस। इशू एक्सपेंसेस गिवन ना हो तो जीरो मान लो। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 6 वो एकदम। नोट दिखाना जो आपने लिखा था।
ये वाला हो गया। अभी जो लास्ट पेज में लिखा हुआ था ना यहाँ पे कि डिविडेंड जो हम डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता है, इसीलिए उस पे टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलता। तो ये जो हम्म। डिविडेंड होता है ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होता है। ये लिखा एज एन एप्रोप्रिएशन। तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स मतलब हमारी जितनी भी अर्निंग्स हुई है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, बैलेंस शीट में हो जाता है वो। हाँ, वो क्योंकि देखो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट आप चाहे अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स में भी डाल सकते हो, चाहे डिविडेंड भी पे कर सकते हो। बस अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हो तो आपको पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना पड़ता है, बट कंपल्सरी तो नहीं होता इनको डिविडेंड पे करना, इट इज नॉट मैंडेटरी, है ना। तो वो आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो एक्सपेंसेस आपको पे करनी ही है। क्वेश्चन देखो, XYZ Limited issues 2000 10% preference shares of rupees 100 each at rupees 95 each. Calculate the cost of preference shares. क्या आपको रिडम्पशन वैल्यू बता रखी है, मेच्योरिटी पीरियड बता रखा है आपको? तो ये रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है? इरिडीमेबल। इरिडीमेबल है। इरिडीमेबल का फॉर्मूला क्या था? इरिडीमेबल का फॉर्मूला था पीडी डिवाइडेड बाय एनपी इंटू 100। तो इसको नोटबुक में लिखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6। 6 केपी रेफरेंस डिविडेंड अपॉन एनपी इंटू 100। रेफरेंस डिविडेंड आप कितना पे कर रहे हो? 10। कैसे आया, कितनी फेस वैल्यू, कितना अमाउंट दे रखा है आपको? हाँ जी, 100 की फेस वैल्यू है, 100 इंटू 10%। एनपी कितना है आपका, मार्केट प्राइस लेंगे, ओल्ड इशू 95 इंटू 100, तो कितना परसेंट आ गया आपका? 10 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 100, 10.5। 10.52। 10.5 टू 10.6 नहीं करेंगे, 5 2 है ना। हाँ, 5 to 6, 10.5 to 6%। समझ आ गया, बिल्कुल इजी सा था ये तो। नेक्स्ट देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 7। इफ आर एनर्जी लिमिटेड इज इशूइंग प्रेफर्ड स्टॉक एट रुपीज 100 per share with a stated dividend of rupees 12 and flotation cost of 3%, then calculate the cost of preference shares। बताओ कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके कैसे आया। सबसे पहले जो आईपी कार्ड में जो इशू प्राइस है वो 100, इसमें से माइनस करेंगे हमारी जो फ्लोटेशन कॉस्ट है 3%, तो इसका जाएगा 97। और क्या वो भी डायरेक्ट करेंगे 12.371। लिख लो इसको भी। इलस्ट्रेशन नंबर 8, 7, इलस्ट्रेशन नंबर 7। पता है, करने को हम ये ऑरली भी कंप्लीट कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन छोटी छोटी है, लेकिन आप जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे ना ना आपको याद होगा। ठीक है, तो केपी इक्वल्स टू। दी जैसे मैं कल प्रैक्टिस करी थी ना सारे क्वेश्चंस, तो मैंने ये पूछना था कि हम जैसे मैथ्स के क्वेश्चन करते थे तो वैसे ही करना है ना इसमें, हेयर आई इक्वल्स टू फिर टी इक्वल्स टू इतना, है ना। तो बस इतना ही लिखना है, कोई रिमार्क्स वगैरह देने होते हैं इसमें इस चैप्टर में। वैल्यूज, हाँ, इस वाले इस इलस्ट्रेशन में मैं लिख पा रही हूँ कैलकुलेट करके। पता है, डिपेंड्स, अगर आपको सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन आया है आप सिर्फ डायरेक्ट कर दो, ओके। तो दिखाई दी हमने। अदरवाइज अगर आपको 4 5 नंबर का आया आप ऐसे लिख दो, हियर रेफरेंस डिविडेंड इक्वल्स टू रुपीज 12। इवन है ये तो, ऐसे क्वेश्चन देंगे ही वो। हाँ, आज से तो नहीं देंगे। नेट प्रोसीड्स इक्वल्स टू, आपका कितना था, 100 की फेस वैल्यू, -3% फ्लोटेशन कॉस्ट। रोटेशन कॉस्ट, इशू प्राइस दिया हुआ आपको।
minus flotation cost equals to rupees 100 minus 3% equals to rupees 97. Therefore, AP equals to 12 by 97 into 100. कितना है? 12.37%. 12.37 तो नहीं है ना आंसर? क्या? 12.37 नहीं है आंसर। फिर क्या है? आपका क्या आ रहा है? नहीं, वो मैंने पिछला वाला देख लिया था इसलिए गलती से बोल दिया, यही आंसर मेरा भी। आगे देखो, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स सेम है डिबेंचर्स जैसा. Preference shares issued by a company which are redeemed on its maturity is called redeemable preference shares. Cost of redeemable preference shares is similar to cost of redeemable debentures with the exception that dividend paid to preference shareholders are not tax deductible. Cost of preference share capital is calculated as follows. ठीक है, ये आपका प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरबी बाय एनपी बाय एन डिवाइडेड बाय का एवरेज ले लेंगे. एनपी का कैलकुलेशन आपका सेम रहेगा. ठीक है. The cost of redeemable preference shares may also be calculated as a discount rate that equates the net proceeds of sale of preference shares with the present value of future dividends and principal repayment. क्या बोल रहा है ये यहाँ पे इस लाइन में? कौन सी लाइन? वाली लाइन क्या मीनिंग है इसका? ठीक है, इस मतलब हमने एप्लीकेशन में लगाया ना, इसलिए हम इनटू वर्चुअल मेथड निकाल सकते हैं. हाँ, इट मीन्स YTM मेथड, ये लिख लो साइड में. मीन्स YTM मेथड कैन ऑल्सो बी यूज्ड. वही चीज वो बोल रहा है ना. कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज द डिस्काउंट रेट. डिस्काउंट रेट मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. या लिख लो IRR. And that equates the net proceeds of sale of preference shares holders. Net proceeds of sale of preference shareholders जो हम NP पढ़ते थे, with the present value of future dividend and transfer payments. ये चीज तो करते थे हम. Illustration number 8 देखो. XYZ Limited issues 2,000 10% preference shares of rupees 100 each at rupees 95 each. The company proposes to redeem the preference shares at the end of 10th year from the date of issue. Calculate the cost of preference shares holders. Redeemable है या irredeemable है? रिडीमेबल. रिडीमेबल है. 10th ईयर पे मेच्योरिटी हो रही है. क्या आपको रिडम्पशन वैल्यू दे रखी है? नो. कितना मानेंगे? 100. स्टार्ट करो. इलस्ट्रेशन नंबर 8. AP equals to reference dividend plus RB minus NP by N divided by RB plus NP by 2 into 100. Here PD equals to preference dividend कितना आपका? 100 into 10% equals to rupees and RB equals to rupees 100. Assume at par. NP equals to कितने में इशू हुआ है? 95 में. 95. N equals to कितने साल है? 10 years. Therefore, EP equals to 10 plus 100 minus 95 divided by 10
100 प्लस 95 बाई 2 प्लस। वर्षिता, ईशा, जी। कोई डाउट है? बहुत इजी है। बहुत इजी है। वेरी गुड। ये बहुत इंटरेस्टिंग वाला मैथ्स है। ऐसे इंटरेस्टिंग ही है। अभी पता है क्लास से पहले, स्टार्ट होने से पहले ईशा और मैं यही बात कर रहे थे, सुबह सुबह हम पैसों की बात कर रहे हैं, कितना मजा आ रहा है। फाइनेंस। मतलब ऐसे ही है पूरा, एफएम ऐसे ही जाएगा क्या? हाँ ऐसा ही जाएगा, प्रैक्टिकली हम हर चीज को ना रिलेट कर पाएंगे। एक तो देखो, आप लोगों ने अकाउंट्स पढ़े, बहुत सारी चीजें तो आप अकाउंट से भी रिलेट कर लो। जैसे प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। फिर हमने ये निकालना सीखा कि प्रेफरेंस डिविडेंड पहले पे करते हैं, उसके जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो अर्निंग्स होती है। और क्या चीजें रिलेट करी? वैल्यू निकालना, जैसे हमने लीज में देखा था, अमोर्टाइजेशन वाले कंसेप्ट में लीज आपका रिलेट हो गया। तो बहुत सारी चीजें ना आपके अकाउंट से रिलेट हो जाएंगी। ईबीआईटी वगैरह ये टर्म्स पड़ी मेरे तो हुई। बहुत सारे ऐसे लॉजिकल डाउट्स भी होते हैं, क्योंकि मतलब मेरे दिमाग में ऐसे प्रैक्टिकली मेरे को समझना ज्यादा सही लगता है। आवाज आ रही है मेरी? आप लोग कहाँ एग्जाम्स के डिस्कशन पे चले गए थे? हाँ, वो ईशा पूछ रही थी कैसे हुए ग्रुप वन के एग्जाम्स। ओ, उनका पूरा। याद ही मत करो उनको, छोड़ दो। यहाँ तक क्लियर है? मतलब प्रेफरेंस शेयर्स ऐसा नहीं था, शुरू हुआ खत्म हो गया। बस इतना ही था प्रेफरेंस शेयर्स। अब अपने पास क्या क्या बचा है? इक्विटी बचा है, रिटेन्ड अर्निंग्स बचा है। ब्रेक चाहिए? करना है ये भी आज? क्या? करना है ये थोड़ा इक्विटी शेयर वाला आज? हाँ हाँ, तो इसलिए करना है। ओके। ये कॉस्ट ऑफ। वाला चैप्टर कब तक खत्म हो जाएगा? इसमें अभी लगेंगे 4-5 दिन लग जाएंगे, क्योंकि अभी देखो मैं बताऊँ क्या क्या बच रहा है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल बच रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स बचेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स बचेगा। उसके बाद आपका बचता है सबका एक टोटल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब अगर आप ये चीज सोचो कि आपको किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, तो अगर आपने बोला कि उसमें आपको 15% का रिटर्न आएगा, तो आप ओवरऑल देखेंगे ना कि आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है। 15% से कम आनी चाहिए, सपोज 12% आनी है। अब अलग अलग थोड़ी ना बोलोगे कि मेरे डेट का ये कॉस्ट आ रही है, प्रेफरेंस शेयर्स की ये आ रही है, इक्विटी की ये आ रही है, फिर तो कंपेयर कैसे करोगे? तो ये ओवरऑल निकालने के लिए हम सीखेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेट्स देगी हर। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। फिर आपका एक छोटा सा टॉपिक आता है मार्जिनल कॉस्ट का। वो भी बहुत सिंपल सा है, छोटे छोटे टॉपिक्स है। हाँ, इक्विटी वाला तो लेंथी है। मतलब अब जो आपके टॉपिक्स आएंगे ना, थोड़े लेंथी वाले टॉपिक्स आएंगे और इम्पोर्टेंट वाले आएंगे। ठीक है। अभी तक हमने एक बेसिकली बेस बनाया है। आपको टर्म्स समझ आ गई, टैक्स सेविंग्स, ये सब चीजें समझ आ गई। अब आपका आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, स्टार्ट करेंगे। क्या इक्विटी शेयर्स को कोई फिक्स डिविडेंड मिलता है? नहीं मिलता। प्रेफरेंस में तो फिर भी हमारे पास एक रेट होता है, हम वो रेट यूज करके निकाल सकते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। इक्विटी वालों को तो कुछ फिक्स है ही नहीं। ठीक है। और दूसरी चीज, इक्विटी वालों को क्या सिर्फ डिविडेंड मिलता है? उनके शेयर
शेयर्स पे तो उनके भी इंक्रीज हो सकते हैं, कैपिटल अप्रिसिएशन तो प्रेफरेंस शेयर्स में मिल सकता है। रिजर्व्स पे किसका राइट होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। उनको उसके बदले भी कुछ ना कुछ पोस्ट मिलनी चाहिए, कि जो रिजर्व्स कंपनी के पास पड़े हुए उस पर राइट किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। जो डिविडेंड है वो भी किसको मिलना चाहिए? इक्विटी शेयर्स को। अच्छा, फिक्स रेट पे नहीं, डिविडेंड तो पे करते हैं। तो इसलिए इसका ना इतने सिंपल नहीं होता कि आपने नॉर्मली जो भी आपको अमाउंट मिल रहा है, जो भी कंपनी की कॉस्ट लग रही है, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100 कर दिया। सिर्फ इतना नहीं कर सकते, क्योंकि हम एग्जैक्टली कॉस्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते इक्विटी में। ना तो हमें डिविडेंड फिक्स पता, ना रिजर्व्स में पता। अभी रिजर्व्स पे भी उनका राइट है, वो भी देना है। तो इसके लिए आप बहुत सारे ना मेथड्स पढ़ते हो। इक्विटी के केस में आपके अलग अलग मेथड्स आते हैं। रीड करो। In case of debentures and preference shares, the amount of interest or dividend is fixed, but in case equity share, it is uncertain. Therefore, there is not a single method to calculate cost of equity, but different methods which depend on various factors. हमें ये 6 methods पढ़ने, 5 methods equity के केस में: dividend price approach, earning price approach, growth approach, realized yield और capital asset pricing model। है सारे इजी इजी, बस मेथड्स आता है। सबसे पहला है डिविडेंड प्राइस अप्रोच। इसमें हर मेथड में ना इक्विटी के केस में कुछ ना कुछ अजम्पशंस लगे होंगे। जैसे डिविडेंड प्राइस अप्रोच क्या अज्यूम करके चलता है? दिस मॉडल मेक्स एन अजम्पशन दैट डिविडेंड पर शेयर इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन कांस्टेंट फॉरएवर। मतलब डिविडेंड प्राइस अप्रोच में हम क्या मान के चलते हैं? एमपीएस मतलब जितना हमारे को नेट प्रोसीड्स आ रही है, जितना इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा आ रहा है, ऊपर हमें कॉस्ट लिखनी होती है। कॉस्ट को क्या कह रहे हैं? डिविडेंड के इक्वल मान लो। एक एक्सपेक्टेड डिविडेंड ले लेते हैं, कितना कंपनी डिविडेंड पे करेगी उसके अकॉर्डिंग निकाल लो। एजम्पशन क्या लेके चलते हैं कि डिविडेंड आपका सेम रहेगा हर साल, कुछ भी आपकी ग्रोथ नहीं होगी डिविडेंड में। तो वो आपका क्या होता है? डिविडेंड प्राइस अप्रोच। क्या ये रियलिस्टिक अप्रोच है? ऐसा तो कभी नहीं होता कि डिविडेंड आपका सेम ही सेम रहेगा, चेंज होता रहता है। डिपेंड्स ऑन अर्निंग्स, में फिक्स थोड़ी है। बट इसमें हम अज्यूम करके चलते हैं कि डिविडेंड पर शेयर इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन कांस्टेंट फॉरएवर। तो आपका नॉर्मल, इसमें हम वर्ड यूज करते हैं के। के मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। ठीक है। डिविडेंड आपको गिवन होगा, नेट प्रोसीड्स मतलब मार्केट प्राइस इनटू के इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डी या फिर जिसको हम डीपीएस बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अभी इसको एक्सप्लेन करूंगी। एक्सपेक्टेड डिविडेंड। और नेट प्रोसीड्स मतलब नेट प्रोसीड्स पर शेयर इन केस ऑफ न्यू इशू, और मार्केट प्राइस पर शेयर इन केस ऑफ ओल्ड इशू। तो हम हमेशा से ही पढ़ रहे हैं। एक चीज याद रखना, मार्केट प्राइस हमेशा हम एक्स डिविडेंड देते हैं। एक्स डिविडेंड का मतलब क्या होता है? जहाँ पे जब उसको सेल करते हैं उसको डिविडेंड में करते हैं हमेशा। जो सेल होगा ना, वो जो उसने ले लिया, मतलब जिसने सेल किया उसके पास ही रहेगा। हाँ, ये हमने किस में पढ़ा है? अकाउंट्स में भी कौन से एरिया में पढ़ा है? एक्स प्राइस कम राइट प्राइस, कुछ याद है? ईपीएस। AS20 के। राइट इश्यू में एक्स राइट कम राइट प्राइस। इन्वेस्टमेंट वाले एरिया में भी हम पढ़ते थे एक्स डिविडेंड, हाँ कम डिविडेंड। तो वही चीज है यहाँ पे। आपको मार्केट प्राइस पर शेयर क्या लेना होता है? हमेशा एक्स डिविडेंड। अगर किसी क्वेश्चन में कम डिविडेंड दे रहेगा तो आप उसको कन्वर्ट करोगे एक्स डिविडेंड में, मतलब डिविडेंड का एलिमेंट हटा दोगे। फ्लोटेशन कॉस्ट नॉर्मली आपकी डिडक्ट होगी, ओल्ड इश्यू में भी न्यू इश्यू में भी, वो तो हमें पता ही है। मेन चीज आती है आपका ये डीपीएस, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, या फिर डी1 कैसे आएगा? एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता। डी1 अगर आपको दे रखा, एक्सपेक्टेड का मतलब होता है कि आप करंट ईयर, जो आपका सपोज 2022-23 है, इसका आपको कितना डिविडेंड मिलेगा। तो क्या इसका डिविडेंड इसी साल में डिक्लेयर होता है नेक्स्ट ईयर में जाके? ईयर। नेक्स्ट ईयर अगले साल जाके, जब भी आपका एजीएम के टाइम पे डिक्लेयर होता है। तो हम इस साल के लिए हम कॉस्ट तो यहाँ की कैलकुलेट कर रहे हैं 2022-23 की। तो हम देखेंगे इस साल का कितना डिविडेंड एक्सपेक्टेड है आपका डिक्लेयर हुआ एजीएम में। दैट इज योर डी। ठीक है। तो आपको क्या क्या दे रखे होते हैं?
अगर आपको लिखा है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, ये वर्ड यूज कर रखा है, या फिर क्या लिख सकते हैं, करंट ईयर डिविडेंड, याद रखना करंट ईयर अगर लिखा है, करंट ईयर का डिविडेंड, तो मतलब वो क्या हो जाएगा, इस साल का डिविडेंड। ठीक है। या फिर आपको क्या बता रखा है, प्रीवियस ईयर का डिविडेंड दे रखा है और ग्रोथ रेट दे रखी है। अगर आपको प्रीवियस ईयर का डिविडेंड और ग्रोथ रेट दे रखी है, तो आप क्या निकाल लोगे, करंट ईयर का डिविडेंड निकाल लोगे। ठीक है। यहाँ पे जो करंट ईयर का डिविडेंड अगर एग्जाम्पल से देखा जाए तो 2022 23 में जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक अनुमान लगा रहे हैं अपने से, मतलब कि ऐसा। हाँ, ये अनुमानित होता है, मतलब एक्सपेक्टेड होता है, कंफर्म नहीं होता, वो तो तो एजीएम में जा। यहाँ करंट ईयर डिविडेंड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये तो है, ये वैसे फाइनल डिविडेंड ही है ना, बस उसको हम ऐसे गेस कर रहे हैं अपने से। हाँ, करंट ईयर डिविडेंड फाइनल डिविडेंड की बात करें, लेकिन अभी डिक्लेयर तो नहीं होगा ना, पोस्ट तो हम इस साल में कैलकुलेट कर रहे होंगे। हम्म। तो हमें अगर ये बोला कि करंट ईयर डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी रुपीज 20, हम्म। मतलब वो इस साल के डिविडेंड की बात कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपको दे रखा है पिछले साल के डिविडेंड और ग्रोथ रेट बता रखा है, सपोज ये बता रखा है 10, ग्रोथ रेट था आपका 10%, तो आप क्या मान के चलोगे, इस साल कितना डिविडेंड मिलेगा, 10 + 10%, 11 रुपीज। ठीक है। ये ग्रोथ आपकी किस में आ रही है, प्रीवियस ईयर के डिविडेंड में, मतलब आपकी अर्निंग्स वगैरह भी सेम इंक्रीज हो रही होगी, कि आपका 11 का डिविडेंड हो जाएगा। परसेंटेज सेम नहीं हो रहा, आपका जितना परसेंट डिविडेंड दे रहे थे वो सेम है, प्रीवियस ईयर से इतना ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, 11 का डिविडेंड मिल जाएगा। स्टडी मेट से देखो, इसका कोई क्वेश्चन नहीं है आपका, क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं, बहुत सिंपल टॉपिक है, मार्किंग्स कर लो बस। यहाँ पे आ जाओ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ से मार्क करो, इन केस ऑफ डिबेंचर्स and preference shares, amount of interest or dividend is fixed, but in case of equity shares, it is uncertain. Therefore, there is not a single method to calculate cost of equity, but different methods which depends on various factors. बस यहाँ तक आगे आपको ये various methods बता रखे हैं, different methods employed to compute the cost of equity share capital are, फर्स्ट है आपका डिविडेंड प्राइस मॉडल, जिसको हम डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल भी बोलते हैं, also known as dividend valuation model. This model makes an assumption that the dividend per share is expected to remain constant forever. Here, cost of equity share capital is computed by dividing the expected dividend by market price per share. Cost of equity equals to expected dividend, also written as dividend, divided by market price of equity x dividend. अब मेरे को एक चीज बताना, जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, यहाँ आपका आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसमें से आपने पे कर दिया प्रेफरेंस डिविडेंड, ये आपका बच गया अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर प्लस। ठीक है। इसके दो पार्ट्स हो सकते हैं, या तो आप डिविडेंड पे करो, बस ईशा 5 मिनट में बंद ही कर रहे हैं, 5 मिनट ही और करेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम क्या क्या पे करते हैं, डिविडेंड पे करते हैं, या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स में अमाउंट डाल सकते हैं। तब ये चीज बताओ, जो हमने डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल लिया, उसमें तो हमने सिर्फ डिविडेंड कंसीडर करा, ये पैसा भी तो इक्विटी वालों का है ना, ये भी तो इक्विटी वालों का है, ये भी तो हमारी कॉस्ट लग रही है। तो आपका जो अर्निंग प्राइस मॉडल है वो क्या कहते हैं कि नहीं, आप सिर्फ डिविडेंड को मत लो, आप जो ये अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ रहा है ना, इसको कंसीडर करो, क्योंकि अल्टीमेटली इक्विटी शेयर होल्डर्स का तो इस पे राइट है ना, सिर्फ डिविडेंड पे थोड़ी ना है। तो ये तो आपका टोटल अमाउंट होता है, इसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दोगे, तो आपके क्या आ जाएगा, यस। तो इसके केस में आपको ईपीएस लेना होता है, जैसे हम AS 20 में पढ़ते हैं ना ईपीएस, वो चीज होती है।
हम डिविडेंड डिविडेंड को नहीं लेके चलते। डिविडेंड अप्रोच मॉडल में हमने सिर्फ डिविडेंड लिया था, लेकिन अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग प्राइस मॉडल क्या एज्यूम करते हैं कि रिटेन्ड अर्निंग्स पे भी तो उन्हीं का राइट है ना, तो आप ईपीएस लेके चलो, ईपीएस बाय एमपीएस इंटू 100। इतना ही करते हैं, इसकी नोटिंग कराऊंगी कल। ठीक है, क्वेश्चंस इसके नहीं है, आगे के मेथड्स कर करेंगे। ठीक, इतना रिवाइज कर लेना। बिल्कुल बेसिक है, ऐसे ही फ्लो बनता जाएगा आपका, आगे के भी बेसिक है, इसके मेथड्स भी बहुत इजी इजी है, कुछ भी खास नहीं है। और वेटेड एवरेज वाला तो आपको WACC निकालेंगे तो इतना इजी लगेगा, कोर्स निकालनी है हम सबकी सीख लेंगे, बस सबको वेट्स देने होते हैं और कुछ है ही नहीं। ठीक है, बाकी कल करते हैं, इतना रिवाइज कर। ओके बाय। थैंक यू दी। बाय बाय।